हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो क्लास 12 हैं। कौन सी? जो क्लास 12 हैं, जो उसका हिंदी अनिवार्य का पेपर है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि कौन सा कैसा परसेंट आएगा और कैसा आएगा। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है और पूर्णांक रहने वाला है 80 नंबर का, और 29 तारीख यानी आने वाले कल से आपका पेपर है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। और आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी परीक्षाओं के लिए आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, आज देखो पहला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते थे। कि जन्म से ही वे अपने साथ क्या लाते थे? जन्म से ही वे अपने साथ कपास लाते थे। क्या लाते थे दोस्तों? कपास अपने साथ जन्म से ही लाते थे। ओके, दूसरा प्रश्न है, कविता एक उड़ान है जिसके बहाने, यानी कि किसके बहाने कविता एक उड़ान कहा है? तो दोस्तों ये चिड़िया के लिए आया है। किसके लिए? चिड़िया के लिए ये उड़ान शब्द आया है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है? कि यह शब्द छोटो मेरा खेत ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों ये कागज के पन्नों के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? कागज के पन्नों के लिए। अगला चौथा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन से हैं? जो पहलवान के ढोलक हैं, इस अध्याय के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। अगला पांचवा प्रश्न देखते हैं। अगला पांचवा प्रश्न है, मनुष्य की क्षमता किस पर निर्भर रहती है? जो मनुष्य की क्षमता है वो किस किस पर निर्भर रहती हैं? तो शारीरिक वंश परंपरा पर, सामाजिक उत्तराधिकारी पर, और मनुष्य से अपने प्रयास यानी अपने श्रम पर निर्भर, यानी कि उपयुक्त दय यानी सभी में अपनी अपनी बात यानी कि अपनी क्षमता निर्भर रहती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, शिरीष के फूल को किसके समान बताएं? जो शिरीष का फूल होता है उसको किसके समान बताए हैं? उसको अवधूत के समान बताए हैं। अवधूत यानी सन्यासी। क्या होता है दोस्तों? अवधूत का मतलब होता है सन्यासी के समान बताया है। ओके, अगला सातवां प्रश्न है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने लिखने नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। आप क्लास 5 से पढ़ते हो आ रहे व्याकरण शास्त्र यानी कि हिंदी व्याकरण। ओके, कौन सा शास्त्र है दोस्तों? यहाँ पर शास्त्र प्रयुक्त है इसलिए व्याकरण शास्त्र यानी कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण यहाँ पर प्रयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैनिफेस्टो शब्द का अर्थ है। जो मैनिफेस्ट है उसका शब्द का सही अर्थ होगा तो उसका अर्थ होगा घोषणा पत्र। क्या होगा दोस्तों? घोषणा पत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, आधुनिक संचार माध्यमों में से सबसे पुराना? तो टेलीविजन अभी नया, रेडियो भी नया है, प्रिंट सबसे पुराना है दोस्तों, और इंटरनेट अभी नया नया आया है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा से। ओके, प्रिंट सबसे पुराना है। अगला 10वां प्रश्न, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है? तो वह कहलाता है लाइव। ओके, आप भी लाइव जाते हैं कहीं यात्रा या कहीं घूमने जाते हो तो अपने मोबाइल से इंस्टा फेसबुक पर लाइव चलाते हो, उसे क्या कहते हैं? सॉरी, सीधा प्रसारण कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधा प्रसारण, यानी कि वर्तमान में ये स्थिति हो रही है वहाँ पर। ओके, अगला प्रश्न है 11वां, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में पराये किसका प्रयोग नहीं करते? दोबारा सुनो, मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में पराये यानी किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो वह छड़ी का उपयोग नहीं करते हैं, यानी डंडा का उपयोग नहीं करते हैं, यानी कि बच्चों को मारते नहीं हैं छड़ी से। ओके, 12वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस काल के शस्त्रों में सबसे बड़ा है? तो वह ताम्र काल में सबसे बड़ा काल है। ओके, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है ताम्र काल का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान वाले देखते हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बोली। क्या कहा जाता है दोस्तों? बोली। अगला, निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द होता है? तो टेंडर होता है। क्या होता है? टेंडर। ओके, TENDAR। ओके, अगला है, सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति है? तो दोस्तों यहाँ पर होगा व्यंजना। कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, अगला प्रश्न है, जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता है न लक्षण से वहाँ शब्द शक्ति होती है, तो दोस्तों वहाँ पर मुझे चौथा का मिलाना है, इसलिए आप अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से इसमें ये होगा अभिधा, अभिधा शक्ति होगी हिसाब मेरे हिसाब से। ओके, अगला है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तरंग में, कौन सा? इसमें होगा अनुप्रास। कौन से? अनुप्रास होगा, अनुप्रास अलंकार। ओके, इस प्रकार से हो गया है। अगला है दोस्तों, जब कोई बात बड़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करे जाए तो वह कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। ओके, अदा कर। ओके, अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर प्रयुक्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हमारे पास में ये गद्यांश है, इसको आप सभी को एक साथ पढ़ना है, यानी कि धीरे धीरे पढ़ना है।
ओके, ये देखो पहला प्रश्न, भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों में कौन सा तत्व है? तो दोस्तों देखो गद्यांश में दिया गया है यहाँ पर करुणा। करुणा भी भारतीय संस्कृति बाहर मूल तत्वों में से एक है, तो उसका करुणा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, सूद शब्द का पर्यायवाची शब्द में छांट कर लिखना है। ओके, तो सूद शब्द का अर्थ क्या होता है? बेटा। क्या होता है दोस्तों? बेटा। तो बेटा पर्यायवाची होगा, तो ये रहा पुत्र। ओके, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर पुत्र हो जाएगा। अगला है, हमारी संस्कृति में देश की सीमाओं को कितने किसके समान बताया गया है? तो दोस्तों हमारी जो संस्कृति में सीमा उसको बताया गया है इसके समान, मातृभूमि पृथ्वी पृथ्वी अर्थात भूमि माता और मैं इसका पुत्र इसके समान इसको बताया गया है। यहाँ से आपको यहाँ से लिख देना है, यहाँ पर हमारी संस्कृति यहाँ से लिखे यहाँ से लिख देना है। ओके दोस्तों, अगला है, संस्कृत के केंद्र तो हम दैनिक जीवन में अपनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरल और आंसर है यह रहा इसका, हम दैनिक व्यवहार में अपनाते हैं, यानी कि कहाँ से? यहाँ से, हमारे समन्वय दृष्टि आदि ऐसे तत्व हैं। नहीं, अनेक विचारों का आदान प्रदान, यहाँ से अनेक विचारों से लेकर अपनाते हैं, यहाँ से इसका करेक्ट बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यदि आपको कुछ लगता हो तो आप एक बार पढ़ लेना। जीवन की चेतना के विभिन्न स्रोत किसमें समाहित हैं? तो ये रहा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, हमारे साहित्य में जीवन के स्रोत समाहित हैं। ओके, यदि यहाँ इसमें हो जाएगा जीवन, नहीं, ये नहीं होगा, भारतीय जीवन साहित्य। ओके, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, और ये रहा हमारा एक प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसमें हो जाएगा भारतीय संस्कृति। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतीय संस्कृति, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा गद्यांश। अगला देखते हैं, अगला अपठ्य गद्यांश, इसको तो आप कर सकते हो। ओके दोस्तों, इसको आप कर लेना। लेखक को किसने ठगा? क्या है पहला, लेखक को किसने ठगा? तो देखते हैं लेखक को किसने ठगा था दोस्तों। ये रहा, बचपन ठगा दिए जूते मिले खोजते जिसको बचपन ठगा। तो एक मिनट, अरे जमाने के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, मिली खोजती, जिसमें होगा यहाँ से को निराला, इसमें यहाँ आपको ढूंढना है और कर लेना। ओके दोस्तों, आप इसको कर सकते हो। ओके, टाइम लग जाएगा इसलिए। अगला पांचवा क्वेश्चन, टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं? तो मैं इसको लिखता नहीं हूँ, आपको बस सुना देता हूँ। वे आवाज़ें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली जाती है। जो आवाज़ टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज़ किसे कहते हैं? क्या किसे कहते हैं? वे आवाज़ें जो शूट करते हैं ना समय खुद ब खुद चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम ये कहते हैं। ओके, चटाई कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव, इस पर जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है ना आपकी, उसका मूल भाव बहुत बड़ा है, लिखना है आपको 2 नंबर का लिखना है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। इस कविता में कवि ने शारीरिक चुनौतियों को झेल रहे हैं। किसको? इस कविता में जो शारीरिक चुनौतियाँ हैं उसको कवि झेल रहा है। ओके, व्यक्ति की पीड़ा को साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। किसको? जो दूर संचार माध्यम है उसको भी इस कविता में चरित्र को रेखांकित किया है। ओके दोस्तों, इसका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। सातवां है भक्ति तन। क्या है? भक्ति तन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका के अध्याय में बताए हैं? क्या है? भक्ति तन के किन दुर्गुणों के बारे में लेखिका ने अध्याय में बताए हैं? तो सादा क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा वे बिना पूछे, क्या है, बिना पूछे पैसे उठाकर रख लेती है, उसे अच्छा खाना बनाना नहीं आता था, वह झूठ बहुत बोलती थी। क्या है? वे बिना पूछे यानी कि झूठ बोलती थी। ओके, झूठ बोलकर पैसा उठा लेते थे और बहुत झूठ बोलते थे, उसे खाना बनाना नहीं आता था, पैसा उठा लेते, इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अगला है यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्यों लाते थे? आप देखो इसका बिल्कुल सही आंसर है भूषण को, यानी कि भूषण था जो उसको उसके पिता थे। ओके, भूषण के पिता थे, वो अपनी इज्जत की चिंता थी। ओके, भूषण थे उसके पिताजी के कपड़े फटे हुए थे और उस भूषण थे उसको अपने पिताजी के कपड़े फटे हुए थे, इसलिए उनको चिंता थी, यानी कि उसकी इज्जत थी, इसलिए वो अपनी इज्जत को नीलामी यानी कि चिंता, इज्जत की चिंता थी। ओके, इसलिए दूर लेने जाते थे, फटे कपड़े पहन के जाते थे। ओके, इसलिए उसको चिंता थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल कविता के आधार पर बताइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा है इसलिए मैंने इसका नहीं बताया। अगला है उषा कविता में कवि ने प्रकृति गति को शब्दों में बांधकर अनुप्रस्थित किया है, तो कथन को समर्थित उदाहरण बताना। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बड़ा है इसलिए मैंने इसको नहीं बताया है। अगला 11वीं, ये भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा जीजी का ये कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में कितना सटीक है, इस पर अपने विचार लिखने हैं। ओके, श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाए गए जातीय प्रथा पर अपने विचार लिखनी है। किस पर? जातीय प्रथा पर अपने विचार, यानी कि किसी प्रकार से अपने मन में आई उसी प्रकार से आपको इसमें ठोक देना है। ओके, अपने शब्दों में तो किसी प्रकार से आप लिखते हैं, लेकिन इससे संबंधित होना चाहिए। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, 1 मिनट से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं।
12 नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल वर्तमान समय के नागरिकन से यानी कि मोहनजोदड़ो से आपको जो भी दिमाग खोपड़े में आई हो वो आपको इसमें डाल देना आके बिल्कुल सही होगा। अगर दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। जो सूझ अध्याय का यह कथन वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा तंत्र तौलता के प्रवर्तकी और इंगित करता है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखने ये नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ओके नहीं आएगा, इसको छोड़ देना है, नहीं करना है आपको, इसको याद भी नहीं करना है। 13वां, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते उनकी मौत जो हुआ होता जाती है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? क्या ही दोबारा सुना, जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते हैं ओके उनकी मौत जो हुआ होगा से हो जाती है। पता नहीं मेरे सुना, इस कथन से आप क्या समझते हैं? यानी कि जिनके बच्चे मर जाते हैं उनके नहीं होते हैं, उनके जो कैसे उनकी मृत्यु होती है, उनके माता पिता की, उनके बारे में आपको इसमें ठोक देना है। ओके, सिंधु सभ्यता साधन संपत्ति भी उस भव्यता का आडंबर थी। कथन से आप क्या समझते हैं? यानी कि सिंधु सभ्यता से आप क्या समझते हैं उनके बारे में आपको लिख देनी है। 14वां क्वेश्चन, फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीचर लिखते समय आएगा 100%, नहीं तो 190%, 100% क्वेश्चन आएगा फीचर लिखते समय, इसको लिए आपको याद करना है। सार्थक आलेख के गुण क्या है? या कि सार्थक आलेख आपकी किताब में होगा, उसका आपको लिख देना। तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय लिखना है। किसका? तुलसीदास जी का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखना है। ओके, ये फिर आपके पद्यांश आ गया, इसको भी आपको अच्छे तरीके से 4 पद्यांश आएंगे आपके। ओके, 2 पद्यांश और 2 गद्यांश आएंगे। ओके, या तो इसको करना है या फिर इसको करना है। ये देखो सप्रसंग व्याख्या, इसकी इस गद्यांश दिए गए हैं, इसकी आपकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके दोस्तों, 19वां पसंद आएगा तो 19 निम्नलिखित शब्द के एक पर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। यदि आपकी चारों में से एक आ जाए किस प्रकार का, तो आपको यदि नारी शक्ति की आज की आवश्यकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट की है, इस पर आपको लिख देना है। ओके दोस्तों, 5 नंबर का है तो आपको इस पर लिख देना है। आपके दिमाग में जो भी है नारी शक्ति के रिलेटेड है वो आपको इस पर ठोक देना है। ओके दोस्तों, तो ये हमारे पूरे 19 क्वेश्चन हमारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएंगी। यदि कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर, यदि आपको PDF चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप PDF चाहिए आप टाइप करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको पता है इस प्रकार से आपका पैटर्न पेपर आएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।